और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज एक बड़ी तस्वीर के साथ, कैसे बलात्कारियों की बीच सड़क पिटाई कर दी गई। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें पहले देखिए। दोनों रेपिस्ट हैं, पुलिस ने दोनों को बीच सड़क पीटा है। भागने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भागने की कोशिश कर रहे हैं। भागने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भागने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी देखिए, देखिए ब्लड बजा जा रहे हैं और पीछे देखिए टीम और काफी भीड़ है। देखिए ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आरोपियों पर पुलिस के सख्त एक्शन की चौंकाने वाली तस्वीरें हैं। बीच सड़क पर पुलिस आरोपियों का लाठी से इलाज कर रही है। इतना ही नहीं, गुस्साई भीड़ भी आरोपियों का जुलूस निकालने में पीछे नहीं है। जिसे मौका मिला उन्होंने आरोपियों पर हाथ साफ किया, पुलिस के सामने जमकर पिटाई की। तस्वीरें उत्तराखंड के रुद्रपुर की हैं। यहां रेप केस के 2 आरोपियों को पुलिस ने वारदात की रिक्रिएशन के लिए लेकर पहुंची थी। खबर है वापस आते समय दोनों आरोपी पुलिस को चकमा देकर भागने लगे। पुलिस कर्मियों ने फौरन पीछा कर दोनों को दबोच लिया, लाठी डंडों से जमकर इलाज किया। लेकिन भीड़ इससे भी संतुष्ट नहीं थी। आरोपियों के खिलाफ नारेबाजी की, फांसी दिए जाने की मांग की और फिर खुद ही थप्पड़ों की बौछार करने लगे। भागने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भागने की कोशिश कर रहे हैं। भागने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भागने की कोशिश कर रहे अभी भी देखिए ब्लड बजा जा रहे हैं और पीछे देखिए टीम और काफी भीड़ है। देखिए बलात्कारियों को लोग भी घूंसों से पीट रहे हैं, मार रहे हैं। कोई घूंसा मार रहा है, कोई लात मार रहा है। इस कदर गुस्सा है इन रेपिस्ट और बलात्कारियों से। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बड़ी खबर ये, आज संसद में पेपर लीक पर चर्चा होने वाली थी। हुआ क्या? गौमूत्र, गटर और सियासी बवंडर शुरू हो गया। सबसे पहले देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसद पहुंचे हैं, संसद पहुंचने की तस्वीर है पीएम मोदी की। तो आज मंगलवार और मंगलवार को मंगल मिलन होता है। एनडीए के सांसद एक साथ मिलते हैं। उस मंगल मिलन कार्यक्रम में पीएम मोदी पहुंचे और एनडीए के दूसरे सांसद भी मौजूद थे इसमें। और उसके बाद जब संसद में चर्चा शुरू हुई तो हंगामे के साथ गौरव गोगोई बोल रहे थे और सदन में हंगामा भी चल रहा था। प्रधानमंत्री जो आते हैं, हाई पावर कमेटी की बात करते हैं। अरे शर्म करो, शर्म करो, इसको बंद कराइए, ऐसा होने दीजिए। किसी का कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रहा। क्या आंखों में शर्म होनी चाहिए, वहाँ बेशर्मी और स्वागत के नगाड़े बजाए रहे। अगर मुझे 2-3 लाठी भी खानी पड़ेगी तो मैं लाठी खाने जाऊंगा। प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। हम विद्यार्थी के साथ है। अरे विद्यार्थियों को तो पूछो वो आपके साथ है कि नहीं। क्या आतंकवादी है, टेररिस्ट है? हाँ, कांग्रेस बोल रही है, कांग्रेस बोल रही है, जवाब मांग रही है, जवाब दीजिए। इन्फॉर्मेशन के लिए कार्रवाई करना चाहिए था। क्या कुछ भी बोल के चल सकता है क्या?
हम नहीं करते हैं। झुकाने वाला चाहिए, सरकार भी झुकती है और सरकारों को झुकाना भी नौजवानों को आता है। ऐसा माला पहनाया, ऐसा उनका वजूद उनको बढ़ा किया, मानो कि वो पाकिस्तान से जाकर सीमा पे जाकर जंग लड़के आए। क्या माननीय गौरव गोगोई जी ने अभी तक पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा है या नहीं? तो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा आप बता दीजिए। इमरजेंसी को तो नहीं देखा हूँ, लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया है। उस समय करंट नहीं लगाया जाता था, इस बार करंट लगाया गया। तो पार्लियामेंट के अंदर घमासान था जब शुरू हुई, उससे पहले देखिए पप्पू यादव पहुंचे, छात्रों के साथ लाठी चली थी तो पप्पू यादव खुद भी घायल बनकर पहुंचे थे। देखिए पप्पू यादव ने माथे पर पट्टी भी बांध रखी है, चोट भी लगा रखी है, हाथ में भी पट्टी बांध रखी है और हाथ अपना टांग रखा है जैसे फ्रैक्चर हो गया हो। चलवा रहा है यहाँ पर। कल आप धर्मेंद्र और उनके सर पर लिखा है जस्टिस। पुलिस बैठ करके गुंडाई कर रहा है, सारे परिवार को अत्याचार कर रहा है, जुल्म कर रहा है, 47 से मार रहा है। जो कश्मीर में कभी गोली चलती थी उसको यहाँ चलवा रहा है। यहाँ पर कल आप धर्मेंद्र प्रधान का नहीं देखे, भ्रष्टाचारी को किस तरह देखा। जो पाग दुनिया का सबसे सम्मानित पाग है, मिथिला का पाग, आप चोर को मिथिला का पाग पहनाइएगा जो सर्वश्रेष्ठ पाग है, और मार रहे हैं लाठी से। ये दिखाएंगे ना, लाठी से हम लोग को मार रहा है, 47 से मार रहा है जी। दूसरी तरफ पार्लियामेंट के अंदर पंजाब के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था, पंजाब में पेपर लीक के खिलाफ सांसद कर रहे थे। पोस्टर में लिखा है 6 पेपर लीक, भगवंत मान की तस्वीर है और अरविंद केजरीवाल की तस्वीर है, दोनों के मुंह पर टेप लगा है। सांसद कहना चाह रहे हैं इनके राज्य में पेपर लीक होता है तो ये कुछ नहीं बोलते हैं। दूसरी तरफ भगवंत मान की तस्वीर देख रहे हैं, भगवंत मान खुद संसद में थे आज और कह रहे थे मैं अपने पुराने स्कूल में आया हूं। साथियों से मिलेंगे, किससे मिलने आए हैं? पुराने स्कूल में आए हैं, पुराने साथियों से मिलेंगे। आते हुए बताएं। लौट के अभी बात करते हैं। ये सारा बवाल और हंगामा शिक्षा मंत्री उनके इस्तीफे से जुड़ा था। शिक्षा मंत्री कहां थे? कल वो संसद में थे, पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। आज धर्मेंद्र प्रधान अपने गृह राज्य पहुंचे। ये तस्वीरें देख रहे हैं भुवनेश्वर की, जब उनका एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया। तो धर्मेंद्र प्रधान भुवनेश्वर में थे, लेकिन संसद में पेपर लीक पर घमासान हो रहा था। देखिए संसद में बारी बारी सांसद चर्चा कर रहे थे। जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री खड़े हुए, उन्होंने कहा कांग्रेस के राज में भी पेपर लीक होते थे, लेकिन तब ना ऐसा कानून था ना कड़ा एक्शन होता था। हम फुल प्रूफ सिस्टम बना रहे हैं और कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कोई सरकार और उसकी नीयत पर कैसे भरोसा करे। पूरे देश के बच्चों का भविष्य चोरी हुआ है। पिछले 10 साल में देश में 152 पेपर लीक हुए हैं। नई कमेटी या कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। पीएम मोदी को अपने सलाहकार बदलने चाहिए। बांसुरी स्वराज ने कहा पेपर लीक बिल सरकार की संवेदनशीलता और नीयत का प्रमाण है। मोदी खुद कड़ा एक्शन ले रहे हैं और पेपर लीक का घोर अपराध, उस पर एक्शन हो रहा है। विपक्ष अपने राज्यों में पेपर लीक पर चुप है, यह दोहरा मापदंड क्यों? अखिलेश यादव ने कहा जो चढ़ावा चोरी नहीं रोक पाए वो पेपर लीक कैसे रोकेंगे, क्योंकि बीजेपी वचन नहीं देती है, केवल जुमला देती है। अकेले यूपी में 20 से ज्यादा परीक्षाएं लीक हुई हैं, लेकिन जब सरकार घबराई तब झुकने को तैयार हो गई। मैंने इमरजेंसी नहीं देखी, लेकिन दिल्ली में बेरहमी देखी है। छात्रों पर लाठीचार्ज और गोले इमरजेंसी से कम अन्याय नहीं है। किरण रिजिजू ने कहा छात्रों के आंदोलन के बाद सरकार बिल लेकर आती है, यह अच्छा है। यह आंदोलन के बाद सरकार कुचलने के लिए इमरजेंसी लगा देती है, वो अच्छा है। अखिलेश यादव समाजवादी हैं, बेहतर जवाब दे सकते हैं। गौरव गोगोई ने कहा 2024 में कानून लाने के बावजूद 2026 में पेपर लीक हुआ। 24 के 45 आरोपियों में से 44 को बेल मिल चुकी है।
मास्टरमाइंड 11 महीने बाद गिरफ्तार हुआ, उसे भी बेल मिल गई। आज शिक्षा विभाग में सभी बड़े पदों पर आरएसएस के लोग हैं। श्रीकांत शिंदे शिवसेना सांसद ने कहा, कोई भी एक परीक्षा किसी छात्र का भविष्य तय नहीं कर सकता है। सरकार सिस्टम की सफाई कर दोषियों को सलाखों के पीछे भेज रही है। हम कोचिंग की भारी भरकम फीस पर भी अंकुश की मांग कर रहे हैं और विपक्ष छात्रों से जुड़े बिल पर भी सियासत कर रहा है। अभिषेक बनर्जी ने कहा, टीएमसी बिल का समर्थन करती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार की विफलताओं पर ताली बजाई जाए। यह वैसा है, दुनिया में आग लगाओ फिर एक बाल्टी पानी ले जाओ। सुनिए संसद में सियासतदान क्या कह रहे हैं। जहां आंखों में शर्म होनी चाहिए वहां बेशर्मी और स्वागत के नगाड़े बजाए रह रहे हैं। एक तरफ मातम है, दुख है, यहाँ फूल माला डाल रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी ने शर्मनाक परिस्थितियों में अपना इस्तीफा दिया और कल यहीं मकर द्वार पर मेरे सत्ता पक्ष के सांसदों ने जिंदाबाद के नारे चिल्लाते हुए उनका संसद में ऐसे स्वागत किया जैसे मानो कोई सुपरस्टार पहुंच गए हैं। आपको किस बात का गौरव है, किस बात का अभिमान है, ये कौन सा अहंकार है? ऐसा पहले भी होता था, अलग अलग पार्टियों की सरकारें रही, अलग अलग प्रदेश रहे। सूची लंबी है। सरकार की नीति बड़ी ईमानदार है और ये संशोधन भी एक बड़े ईमानदाराना प्रयास के तहत लाया जा रहा है। पार्टी के किसी भी माननीय सदस्य को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि आपत्ति हुई तो देश की जनता को उनसे आपत्ति होगी। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है। नीट यूजी 2024 पेपर लीक के मामले में 45 में से 44 को बेल मिल चुका है। ये है इनकी गंभीरता। कल जब वो सदन में आए, आपने उनको ऐसा माला पहनाया ताकि जैसे वो पाकिस्तान से जंग लड़के आए। जो भगवान के दरबार से दान गायब हो गया, दान चला गया। वो लोग पेपर लीक बचाएंगे। आप अकाउंटेबिलिटी को ये कहीं समझ बैठे हो कि अकाउंट को भर दे वो एबिलिटी वाला ही हमें चाहिए। कहीं वो अकाउंटेबिलिटी तो नहीं है। कानून से नहीं, नियत साफ होगी तब नीट का परीक्षा साफ होगी। सवाल कानून का नहीं है, आपकी नियत साफ नहीं है। बहस प्रमाणों पर होनी चाहिए, बहस पूर्वाग्रह पर नहीं होनी चाहिए। के साथी और विपक्ष के कुछ साथी एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि पेपर लीक की समस्या, एग्जाम कॉम्प्रोमाइजिंग की समस्या केवल और केवल 2014 के बाद पैदा हुई है। दूसरी तरफ कंगना रनौत हमलावर थी। कंगना ने देखिए जरा पोस्ट कर दिया है। पोस्ट में इस जनरेशन की तुलना गटर से कर दी है और कंगना ने जब प्रदर्शन करने वाले और जनजी की तुलना गटर से की तो हंगामा खड़ा हो गया। लंबे घमासान के बाद संसद में पेपर लीक पर बहस हुई। बड़े बड़े मंत्री और सांसदों ने छात्रों के भविष्य को लेकर इस मुद्दे पर बयानबाजी और वार पलटवार किए, लेकिन छात्रों के सवाल से ज्यादा गर्म चर्चा गौमूत्र और गटर वाले बयान पर होने लगी। प्रियंका गांधी ने गौमूत्र वाला आरोप लगाकर नया बवाल शुरू कर दिया, तो बीजेपी की सांसद कंगना ने चर्चा से पहले ही गटर वाला तीर चलाकर नया सियासी बवंडर खड़ा कर दिया। लेकिन इस तरह का जो इनका संवेदनहीन स्टेटमेंट है उसकी हम कठोर निंदा करते हैं। कंगना रनौत जी को अब उनके पार्टी वाले ही ज्यादा नहीं पूछते हैं, ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं उनको। तो आइए अब आपको बताऊं कंगना रनौत ने आखिर कहा क्या है उनका गटर वाला बयान। कंगना रनौत कह रही है ये पीढ़ी जिम्मेदारी उठाए बिना बस आजादी का दिखावा करती है। मैं इन्हें गटर जनरेशन या गटर छाप कहती हूं। वो पढ़ाई लिखाई में बेकार, बदसूरत और भ्रष्ट होती हैं, यहां तक कि अपना घर भी नहीं संभाल सकती हैं। ड्रग्स लेने, शराब पीने और कई लोगों से संबंध बनाने को आजादी कहती हैं। गर्व से इसका दिखावा करती हैं। विरोध के नाम पर इस्तेमाल इनकी भाषा पर घिन आती है। इन्हें जन्म कौन दे रहा है और कौन इन्हें पाल पोस रहा है। सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कंगना रनौत को उनकी पार्टी वाले भी ज्यादा नहीं पूछते। कोई भी उन्हें गंभीरता से नहीं लेता है तो हम क्या लेंगे। उन्हें अपने पद की गरिमा और शब्दों को बनाकर रखना चाहिए। आपसे कई गुना ज्यादा जेनजी ने देश के लिए किया है। डिंपल यादव ने कहा दुख की बात है कि ऐसा बयान एक ऐसी महिला सांसद ने दिया है जो खुद फिल्म इंडस्ट्री से आती है और अच्छा काम किया है। हम उनके असंवेदनशील बयान की भी भारी निंदा करते हैं।
रेणुका चौधरी कांग्रेस सांसद ने कहा जो गटर से निकल कर आते हैं उन्हें गटर का हाल पता होता है और वही लोग ऐसे दूसरे लोगों को पहचान सकते हैं। कंगना प्रतिभाशाली हैं, अपनी कला पर ध्यान दें, प्रदर्शनकारियों पर ऐसी भाषा का इस्तेमाल उन्हें शोभा नहीं देता है। सुनिए कंगना रनौत को, ये उन्होंने पोस्ट किया था और उसके बाद क्या कहा। हमारे 75 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दिवंगत माता जी को उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे। हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं, इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है, आगे एक स्टूडेंट को करके हम अपनी मांग रखते थे। कौन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने? ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। आज इनके जो भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे या लॉयर्स होंगे, क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? इनके खुद की तो हैसियत नहीं है अफोर्ड करने की। हम जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी समाज कैसा है। उनकी बेटियां ऐसे इतनी गंदे गंदी भाषा में बात कर रही हैं, समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी और उनको किस तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। It's very sad कि such kind of statement is coming from a member of parliament who has worked in this industry, जो बहुत ही अच्छा काम करती है, लेकिन इस तरह का जो इनका संवेदनहीन स्टेटमेंट है उसकी हम कठोर निंदा करते हैं। कंगना रनौत जी को अब उनके पार्टी वाले ही ज्यादा नहीं पूछते हैं, ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं उनको, तो हम लोग भी क्यों सीरियसली ले? मुझे नहीं लगता जेन जी में या जेन अल्फा में या कोई भी यंगर जनरेशन में उनको सीरियसली कोई लेता है या उनकी बात सुनता है। इस पे ज्यादा मैं कुछ बोलूंगा नहीं। शब्दावली सही नहीं है, शब्दावली संभाल लेना चाहिए नेताओं को, अपने पद का गरिमा भी बना के रखना चाहिए। देखिए, छात्र जो है देश का, जो हमारे नौजवान हैं, उनके पूरे भविष्य को, अब वो कंगना रनौत पढ़ी लिखी कितनी है उसको पता भी है कुछ? पहले वो अपनी डिग्री तो बता दे, वो कितनी पढ़ी लिखी है जो जनरेशन छात्रों को ज्ञान बांट रही है। कंगना रनौत को हर मर्तबा इस तरह की बकवास करने की आदत हो गई है। इनको पूछो नीट का फुल फॉर्म मालूम है? नहीं पता होगा उनको। और आप जेनजी स्टूडेंट छात्र जो हमारे भारत का भविष्य है, उनके बारे में ऐसा बोल रहे हो? आप तो पढ़े लिखे नहीं हो, फिर क्यों इस तरह की बकवास करने का आपको? तो कंगना रनौत जेनजी पर यह सवाल उठा रही थी। तो आइए अब आपको बताऊं देश में कितने जेनजी हैं और देश की संसद में कितने जेनजी हैं। सबसे पहले देखिए जरा, देश में जो जेनजी की संख्या है वो करीब 28 करोड़ है। 28 करोड़ जेनजी आबादी है, कम नहीं है। कुल आबादी देश में, कुल आबादी का 27% जेनजी है, यानी सबसे बड़ा वोट बैंक इस वक्त जेनजी। संसद में देखिए जेनजी 5 सांसद हैं, यानी संसद की स्थिति के हिसाब से 1% लोकसभा में। और कौन कौन से सांसद हैं जेनजी? पुष्पेंद्र सरोज, उम्र 27 साल, कौशांबी से सपा के सांसद हैं। इसके अलावा अगला नाम है शांभवी चौधरी, 27 साल उम्र है, समस्तीपुर से एलजेपी सांसद है। अगला नाम है प्रिया सरोज, 27 साल की है, यूपी के मछली शहर से समाजवादी पार्टी की सांसद। और संजना जाटव, 28 साल उम्र, राजस्थान के भरतपुर से कांग्रेस सांसद है। सागर खंडरे, 28 साल है उम्र, कर्नाटक के बीदर से कांग्रेस सांसद है। तो ये जेनजी का हाल है, जो संसद में है, कम संख्या है, लेकिन देश में बड़ी संख्या है। प्रधानमंत्री ने जेनजी के आंदोलन के बाद एक टास्क फोर्स बनाई, लेकिन पीएम मोदी ने जो टास्क फोर्स बनाई, उस टास्क फोर्स पर प्रियंका ने बड़ा हमला किया और सवाल उठाए। फ्रेंड्स, पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। श्री नरेंद्र मोदी ने यह टास्क फोर्स बनाई। ये जो 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसे आप देख रहे हैं, ये है वी कामाकोटी। जो ये 6 लोग हैं, इसमें वी कामाकोटी साहब जो देख रहे हैं, प्रियंका गांधी ने वी कामाकोटी पर सवाल उठाए। संसद में इन्हें गौमूत्र एक्सपर्ट बता दिया। देखिए, संसद में पेपर लीक संशोधन बिल पर चर्चा में खूब आरोप प्रत्यारोप हुए। इसी दौरान प्रियंका गांधी ने गौमूत्र एक्सपर्ट का भी जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा कमेटी से क्या होगा, एक कमेटी में तो गौमूत्र विशेषज्ञ भी हैं। प्रियंका का इशारा आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर वी कामाकोटी की ओर था। वी कामाकोटी परीक्षा सुधारों के लिए बने टास्क फोर्स के सदस्य बनाए गए। वो 2001 में आईआईटी मद्रास से जुड़े और 2022 में संस्थान के डायरेक्टर बने। जनवरी 2025 में उनके एक बयान ने विवादों का तूफान खड़ा कर दिया था। उन्होंने गौमूत्र पीने से 15 मिनट में बुखार गायब होने का दावा किया था। साथ ही उन्होंने गौमूत्र को एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल भी बताया था।
कामाकोटी के दावों का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। तब से कांग्रेस उन्हें लगातार घेरती है और उन्हें गौमूत्र एक्सपर्ट बताती है। कामाकोटी साहब इसी टास्क फोर्स का हिस्सा है। सुनिए प्रियंका गांधी क्या कह रही हैं। संसद में विपक्ष को दोषी ठहराने से, खोखले राजनीतिक खेल खेलने से काम नहीं चलेगा। आप जेन जी का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो नए नए एंगल से, अपने फोन से नए नए वीडियो बनाने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी को आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूं कि शायद उन्हें अपने सलाहकार बदलने चाहिए। वे असलियत से एकदम टूट चुके हैं। नई नई कमेटियां बनाने से काम नहीं चलेगा। इस नई कमेटी में तो एक एक्स-आईबी चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी? सच है। आप आज मेरे से नाराज हो रहे हैं। मन मुस्कुरा लीजिए। वो आपने भी चुनाव लड़ा। तो ये संसद के अंदर घमासान हो रहा था। दूसरी तरफ बड़ी चीज ये कि राहुल गांधी ने एक घायल को फोन लगा दिया। बिहार में जो AK-47 की गोली से घायल हुआ, उस घायल को राहुल ने फोन लगा दिया और राहुल गांधी ने बात की। हेलो जी, नमस्ते भैया। कैसे हो भाई? ठीक है। कहाँ तक तुम्हें गोली? कंधे पे लगी है, लेफ्ट साइड में। सीरियस तो नहीं है ना? ठीक हो? हाँ ठीक है, वो हाथ नहीं काम कर रहा है। अच्छा, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अभी 1 महीने आराम कीजिए, उसके बाद फिर से आके चेकअप होगा, हाथ में क्या हुआ है कैसे। ठीक हो जाएगा? डॉक्टर कह रहे हैं कि ठीक हो जाएगा? हाँ वो तो बोले हैं ठीक हो जाएगा। ठीक है, घबराए तो नहीं ना दादा? नहीं घबराए नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, NSU वाले आपकी मदद करते हैं। ठीक है, अगर कोई बात हो तो मुझे बता देना। हाँ जरूर बताएंगे आपसे। ठीक है? ठीक है। पापा मम्मी कैसे हैं? पापा मम्मी तो ठीक है, पापा ठीक है, मम्मी मेरी थोड़ी है नहीं, वो एक्सपायर हो गई है बहुत पहले ही, छोटे थे हम। और जो पापा घबराए तो नहीं ज्यादा? नहीं घबराए नहीं है, वो उनसे बात हो गया है। भाई बहन कैसे हैं? भाई बहन तो मेरे नहीं हैं, हम अकेले ही हैं अपने मम्मी के। अच्छा। और तो मेरे मेरा आप सबको प्यार है। हाँ भैया। और घबराना नहीं है आपको? नहीं बिल्कुल नहीं घबरा। हाँ हम बिल्कुल नहीं घबराए। शाबाश। नमस्ते नमस्ते। थैंक यू भैया, थैंक यू भैया। तो राहुल गांधी ने घायल को फोन लगाया जो प्रदर्शन कर रहा था। दूसरी तरफ दिल्ली में जो प्रदर्शन कर रहे थे उनसे जुड़ी चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। दावा यह है कि दिल्ली में प्रदर्शन करने वालों में 100 से ज्यादा हत्या के आरोपी शामिल थे। कल मैंने आपको बताया था कि 2800 उसमें अपराधी थे। इन 2800 में 100 से ज्यादा हत्या के आरोपी थे। जंतर मंतर पर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पैलेट गन से जुड़ा क्या खुलासा हुआ? पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा। दावा किया गया है कि इसका इस्तेमाल कनॉट प्लेस इलाके में हुआ। पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर CRPF की जांच चल रही है। इस बीच पुलिस की डायरी सामने आई। डायरी एंट्री से नया खुलासा हुआ। 20 जुलाई को इस्तेमाल की डायरी एंट्री 22 जुलाई को की गई एंट्री, यानी जो डायरी 20 जुलाई वाली थी 22 जुलाई को उसमें एंट्री की गई। इसमें एंटी राइट गन यानी ARG के इस्तेमाल की बात मानी गई है। लिखा है इसके इस्तेमाल के निर्देश किसी और ने नहीं, DCP रैंक के अधिकारी ने दिए थे। यह भी लिखा है कि RAF ने एंटी राइट गन का इस्तेमाल 2 बार किया है। सूत्रों के अनुसार जंतर मंतर इलाके में RAF की एक कंपनी तैनात थी। कंपनी की तैनाती DCP के साथ कानून व्यवस्था संभालने के लिए थी और इसी दौरान DCP ने प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग का निर्देश दिया। रिकॉर्ड के मुताबिक RAF ने 55 नॉन इलेक्ट्रिक शेल का इस्तेमाल किया। साथ ही 15 इलेक्ट्रिक शेल, 5 टीयर स्मोक ग्रेनेड भी इस्तेमाल किए गए और इसी दिन वहां तैनात RAF ने एंटी राइट गन से 2 राउंड फायर किए। बताया जा रहा है कि एंटी राइट गन से प्लास्टिक पैलेट इस्तेमाल हुए हैं। भीड़ काबू में करने के लिए एंटी राइट गन को कम घातक माना जाता है। इस बीच पुलिस ने दावा किया है कि प्रदर्शन के दौरान हत्या आरोपी भी थे। बड़ी बात,
दिल्ली पुलिस का दावा है प्रदर्शन में 101 हत्या के आरोपी शामिल थे। प्रदर्शन में आए 2873 लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड मिला है। पुलिस ने अपराधियों की पहचान एफआरएस और अन्य तकनीकी माध्यमों से की है। सुनिए इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। हमने देखा आपने किस प्रकार से पैलेट गन का इस्तेमाल किया, हमने देखा किस प्रकार से आपने इलेक्ट्रिक बेटन का इस्तेमाल किया, हमने वो भी नजारा भी देखा कि किस प्रकार से एक पुलिस कर्मचारी ने एक लड़की के गाल पर थप्पड़ मारा, वो एसीपी भी, कि किसने आदेश दिया, वो आदेश कहां से आया कि पैलेट गन का इस्तेमाल हो, किसने आदेश दिया, किसने आदेश दिया कि आंसू गैस का इस्तेमाल हो, किसने आदेश दिया कि लाठी पैरों पे नहीं लाठी सर पे पड़नी चाहिए, किसने वो आदेश दिया कि छात्रों का आंदोलन के बाद सरकार उनका बात सुन के पार्लियामेंट में बिल लेके आता है, ये अच्छा है, या जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा आप बता दीजिए। मैं इमरजेंसी को तो नहीं देखा हूं, लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया है। आंसू के गैस के गोले और लकड़ी में लगा हुआ कुछ कील का और कांटे की चीजें, उस समय करंट नहीं लगाया जाता था, इस बार करंट लगाया गया। तो ये इमरजेंसी के बराबर ही हुआ है हमला, कम नहीं है, इमरजेंसी से कम अन्याय नहीं कर रहे हैं आप लोग। तो एक तरफ प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चलने पर बवाल है, दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों को खाना खिलाने वाले जुनैद कोर्ट पहुंच गए। इनकी तस्वीर आपने प्रदर्शन के दौरान देखी होगी। बिरयानी खिलाकर जुनैद मुश्किल में फंस गए। बुलडोज घर बुलडोज नहीं आप जुनैद की तस्वीरें सामने आई। दीपके के साथ भी, सोनम वांगचुक के साथ भी प्रदर्शन में खाना खिला रहे थे जो भी वहां पहुंच रहा था प्रोटेस्टर। और ऐसे बहुत से वीडियो उन्होंने बनाए। बहुत से लोग कहते हैं उनका पॉलिटिकल कनेक्शन भी है, लेकिन सच जुनैद ही बता सकते हैं। अब देखिए जरा कोर्ट क्यों पहुंचे। जंतर मंतर आंदोलन से मोहम्मद जुनैद सुर्खियों में। जुनैद आंदोलन से जुड़े कोई नेता नहीं है, ना सीजेपी के सदस्य हैं। आंदोलन में वो सेवादार थे, छात्रों को खाना पानी और दवा देते थे। आरोप है कि 36 दिन तक वो लगातार बिरयानी बांटते रहे, लेकिन खबर है यही बिरयानी अब उन्हें महंगी पड़ रही है। और राहत के लिए जुनैद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कहा पुलिस मुझे और मेरे परिवार को बार बार परेशान कर रही है। 2 दिन पहले पुलिस ने मुझे जंतर मंतर के पास से उठा लिया, गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया, मेरे मोबाइल फोन की जांच की। पुलिस ने पूछा फंड कहां से मिल रहा है और इतना सारा खाना कैसे बांट रहे हो। पुलिस मुझे जबरन देहरादून रोड पर ले गई और फिर वहीं छोड़ दिया। जबकि यूपी पुलिस ने ऐसे सभी आरोपों का खंडन किया है। कहा हमने जुनैद या उसके रिश्तेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं की। जंतर मंतर पर खाना बांटने वाले जुनैद गाजियाबाद के रहने वाले हैं। एलएलबी कर चुके जुनैद का परिवार खेतीबाड़ी और कई दुकान चलाता है। जुनैद का परिवार करीब 15 भैंसों की एक डेयरी भी चलाता है। समाज सेवा के काम में कई पड़ोसी रिश्तेदार भी उनका साथ देते हैं। सुनिए जुनैद पर क्या कह रहे हैं सियासतदान। हम लोग साथ खड़े हैं, राहुल जी आपके साथ खड़े हैं, पूरा अपोजिशन आपके साथ खड़ा है, डोंट वरी, बिल्कुल डरिएगा। जुनैद के साथ हम सारे लोग खड़े हैं। देश का हर मनपसंद इंसान जुनैद के साथ खड़ा है और जुनैद आप पर हमें फख्र है भाई। आप बिल्कुल डरिए मत, परेशान मत होइए। आपने जो किया है इसको सदियों तक याद किया जाएगा। एक तो ऐसा है कि जो मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता है उसने 10-10 लाख रुपया पर डे का खाना भिजवाया, तो कहाँ से फंडिंग हो रहा है? कुछ न कुछ तो है ही है, इसलिए ये उनका सवाल वाजिब भी है, उसकी जांच होनी चाहिए। हम डिमांड करते हैं कि हमारे एक साथी मोहम्मद जुनैद, जिनके पूरे फैमिली को हरास किया जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इस प्रोटेस्ट में शामिल थे, उनके परिवार का हरासमेंट बंद हो। हम सॉलिडारिटी देते हैं साथी जुनैद को और उनके संघर्ष में हम रहेंगे लीगल रूप से, शारीरिक रूप से, जब तक ये हरासमेंट खत्म नहीं होता है। तो जुनैद ने आरोप लगाया कि उन्हें पुलिस उठा ले गई, लेकिन दूसरी तरफ खबर यह आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेसबुक पोस्ट, वो वीडियो जो पहला वीडियो बनाया था छात्रों से बात करने में, जो करोड़ों में गया था, फेसबुक ने उस वीडियो को, उस पोस्ट को डिलीट कर दिया। और उनके फ्रेंड्स
मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। तो यह पोस्ट पीएम मोदी का फेसबुक ने डिलीट किया और कैसे वीडियो हटाने पर फेसबुक फंस गया है। पीएम मोदी ने 23 जुलाई को आधी रात जो वीडियो जारी किया था, जिसे इंस्टाग्राम पर करीब 40 करोड़ लोगों ने देखा था, वहीं फेसबुक पर इसके व्यूज करीब 16.5 करोड़ थे। लेकिन अचानक फेसबुक ने इस वीडियो को हटा दिया। पीएम मोदी की टाइमलाइन से वीडियो गायब हो गया, जिसके बाद सरकार ने से फेसबुक तक हड़कंप मच गया। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा तुरंत मामले को देखने लगी। सूत्रों के मुताबिक पीटीआई ने दावा किया कि यह गलती से हुआ। मेटा ने इस मामले में कहा यह तकनीकी गड़बड़ी से हुआ है। हालांकि सरकार ने मेटा की गड़बड़ी पर तुरंत एक्शन लिया। मेटा की पब्लिक पॉलिसी के ग्लोबल हेड को तलब कर लिया गया। कहा कि यह तकनीकी गड़बड़ी है तो तुरंत इसे ठीक किया जाए। हालांकि पीएम मोदी का वीडियो फिर से टाइमलाइन पर दिखने लगा। इसके व्यूज और कमेंट सब उसी तरह से दिखाई दे रहे हैं। दरअसल मेटा पहले एआई से संदिग्ध वीडियो की पहचान करता है। इसके बाद जरूरत पड़ने पर मॉडरेटर उसकी जांच करते हैं। अगर वीडियो नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे हटाते हैं। वहीं अगर किसी मामले में कोई वीडियो गलती से हट जाता है तो समीक्षा के बाद उसे दोबारा रिस्टोर कर दिया जाता है। पीएम मोदी के वीडियो को भी इसलिए रिस्टोर कर दिया गया क्योंकि नियमों का उल्लंघन नहीं था, इसलिए मेटा ने गलती मान ली इस पर। सुनिए मंत्रालय के सचिव क्या कुछ कह रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव। इसमें दो चीजें हैं। एक चीज ये है कि मेटा ने सबसे पहले एक उनका अपॉलॉजी दिया है कि ये गलती से ये प्रधानमंत्री जी का जो पोस्ट है वो हटाया गया, वो स्पीच जो है हटाया गया। ये अच्छा हुआ कि उन्होंने अपनी गलती मानी और अपॉलॉजी दिया। लेकिन जो कारण बता रहे हैं उससे हम पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं और हम उनसे चाहेंगे कि इस बारे में पूरी डिटेल्स हमें दें और ये बताएं कि कैसे ये स्टेप बाय स्टेप कैसे हुआ। बहुत सी चीजें हटाई जाएंगी और बहुत सी चीजें चुनाव तक आएंगी, तो इसलिए आना जाना तो लगा ही रहेगा। वो सोशल मीडिया वो किसके हाथ में है? जिसके हाथ में होगा वो जानता होगा ना कि कैसे लाना है कैसे नहीं लाना है। एक तरफ दिल्ली में जिन छात्रों पर पैलेट गन चले उसको लेकर जांच हो रही है, रिपोर्ट सामने आ रही है। यह कहा जा रहा है कि जो एफआईआर हुई वो एफआईआर वापस ली जाएंगी। दूसरी तरफ दूसरे राज्यों में जो प्रदर्शन हुए, ये कोलकाता की तस्वीर है। कोलकाता में प्रदर्शनकारियों को यहां गिरफ्तार किया गया। तो कोलकाता की तरह ही बिहार में भी प्रदर्शन करने वालों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन यह कहा गया है कि सभी को छोड़ दिया जाए। ये वीडियो वायरल है जहां एक प्रदर्शनकारी को गिरफ्तार किया गया तो वो कह रहा है मां तुमने कुछ खाया है, उनसे पूछ रहा है। देखिए जरा अब क्या होगा। बिहार में आंदोलन में शामिल प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी, साथ ही प्रदर्शन से जुड़े सभी मामले भी पुलिस वापस लेगी। 26 जुलाई शाम 6 बजे से पहले दर्ज सभी मामले वापस होंगे। अगर किसी की गिरफ्तारी हुई है तो उसे तुरंत रिहा किया जाएगा। इनमें से किसी के खिलाफ भविष्य में कोई एक्शन नहीं होगा। इसके लिए सरकार के गृह विभाग ने आदेश जारी किया है और इस बीच पटना हाईकोर्ट ने 3 स्पेशल कोर्ट बनाने का फैसला किया है। ये फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट पटना, लखीसराय और पूर्णिया में होंगे। इनमें परीक्षा में धांधली और पेपर लीक जैसे केस की सुनवाई होगी। इन अदालतों में चार्जशीट के 3 महीने के भीतर अंतिम फैसला होगा। असम में देखिए, असम सरकार ने भी आंदोलनकारी छात्रों को राहत दी है। प्रदर्शन में शामिल होने वालों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। यहां विरोध प्रदर्शन के दौरान 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया, अब उन्हें रिहा किया जाएगा और आगे भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। महाराष्ट्र में भी प्रदर्शनकारी छात्रों से केस वापस लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने गृह विभाग को निर्देश जारी किया है और महाराष्ट्र का गृह विभाग जल्द ही इस बारे में फैसला ले सकता है। केंद्र सरकार ने सीजेपी को छात्रों पर दर्ज केस वापस लेने का भरोसा दिया है। महाराष्ट्र में पेपर लीक मामलों के लिए 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बने हैं। हाईकोर्ट के आदेश से स्पेशल कोर्ट औरंगाबाद और नागपुर में बना है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वकील और छात्र।
पत्र प्राप्त होते ही मैंने उचित कार्रवाई करते हुए संबंधित 27 मुकदमों में के वापसी के लिए मैंने आवेदन सभी संबंधित न्यायालयों में समर्पित कर दिया है, जिसपे आदेश आना बाकी है। कुछ में आदेश आज आया है और कुछ में चूंकि कि समयाभाव के कारण आदेश नहीं आ पाया, और निश्चित रूप से कल सभी पर आदेश आ जाएगा और सभी की रिहाई हो जाएगी। ये हमारे नागरिक है, हमारे भविष्य है। ये बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए और उनके लॉ एंड ऑर्डर की चिंता सबसे प्रधान रखिए। पुलिस को ऐसे इस किस्म के जो कुछ वो लोग किए हैं, ये सब सोचने की बात है। हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट में, संसद में आके गृह मंत्री और सरकार हमें बताइए साफ साफ कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। केंद्र या बीजेपी राज्यों से जुड़े हुए सारे शर्तों को पूरा किया, केस उठाना, ये वो सारे चीज। प्रधानमंत्री तो संवेदनशीलता दिखाया, सीधे छात्रों के हित के लिए जो कदम छात्रों की मांग था सब। ये सरकार की जिम्मेवारी है। जब भारत सरकार ने कमिटमेंट कर दिया, समझौता कर लिया कि सारे केस वापस लिए जाएंगे, तो बिहार सरकार को भी इसका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन कल हम लोगों के दबाव में इन लोगों ने एक चिट्ठी निकाली है। इस चिट्ठी का पालन होना चाहिए विद इमीडिएट इफेक्ट जो चिट्ठी में है, नहीं तो आंदोलन तो होगा ही अगर नहीं करेंगे। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस साहब उनकी बात स्पष्ट करें कि ये एफआईआर पीछे लेने वाले हैं या नहीं। ये तो बात एक है क्योंकि केंद्र सरकार ने तो वचन दिया है, लेकिन भाजपा कौन सी है जो वचन को पालती है। तो ये एक बात हुई, लेकिन हम हमारा वचन पालेंगे और जो भी शिवसेना UBTlegal@gmail.com पे उनकी नोटिस एफआईआर हमें भेजेगा, उसके लिए हम महाराष्ट्र में लड़ेंगे। स्टूडेंट्स की प्रोफाइलिंग की, हेवी सर्वेलेंस से उनको टारगेट किया, नोटिसेस भेजे, डिटेंशन किया, कहीं बिहार में 9 एफआईआर किया लोगों पर, अटेम्प्ट टू मर्डर तक के चार्जेस में उनको जेल में भेजा। दिल्ली में आपने खासकर और बंगाल में अलग अलग जगहों पे मुस्लिम स्टूडेंट एक्टिविस्ट की प्रोफाइलिंग की और उनका विछाण शुरू किया। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को हम वेलकम ही करते हैं, लेकिन इस बात के साथ कि होना ही नहीं चाहिए था। अब देखिए, क्या ये छात्रों के प्रदर्शन का ही असर है कि उत्तर प्रदेश में आजम खान की यूनिवर्सिटी, जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलना था, 38 भवनों पर बुलडोजर चलना था। यहां बताया गया कि 38 भवन अवैध रूप से बनाए गए हैं, बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही थी। इस बीच छात्रों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। छात्र जौहर यूनिवर्सिटी के सड़कों पर बैठ गए, यहां भी आंदोलन करने लगे। लेकिन अब खबर यह आई कि जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर नहीं चलेगा, जिसके बाद छात्र जश्न मना रहे हैं। देखिए, जौहर यूनिवर्सिटी के हक के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य भी सड़कों पर उतरे थे और जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर ना चले इसलिए वो भी प्रदर्शन कर रहे थे सड़कों पर। पुलिस प्रशासन से कोई लड़ाई नहीं है, पुलिस से टकराना हमारा धर्म नहीं है, हम सरकार से टकराते हैं। अब सवाल यह है कि आजम की यूनिवर्सिटी पर तो बुलडोजर चलना था, तो एक्शन टला क्यों? आपको वजह बताता हूं, क्या वजह हो सकती है। पहली वजह, क्या आंदोलन है। दिल्ली में छात्र आंदोलन से शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। इस आंदोलन के बाद देश के युवाओं के हौसले बुलंद हैं। अगर यूनिवर्सिटी के खिलाफ एक्शन लिया जाता तो यूपी और रामपुर में भी आंदोलन शुरू हो सकता था, जो चुनाव से कुछ ही महीने पहले परेशानी बन सकता था। 10 दिन छात्र धरने पर बैठे रहे, सपा नेता भी वहां गए थे। दूसरी वजह, 3000 छात्र, यूनिवर्सिटी में करीब 3000 छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के अंदर 16 डिपार्टमेंट, कई इंस्टीट्यूट भी हैं। यहां मेडिकल, इंजीनियरिंग, कानून और मैनेजमेंट के कोर्स हैं। दावा है कि इतने कोर्स के हजारों छात्रों की पढ़ाई का आखिर क्या होगा। आसपास ऐसे कॉलेज नहीं है जहां सभी छात्रों को शिफ्ट कर सके। शिफ्ट करना व्यवहारिक नहीं है, किया भी तो सुविधा नहीं मिलेगी। तीसरी वजह, लोकल सपोर्ट। यूनिवर्सिटी का नाम मोहम्मद अली जौहर के नाम पर है और जो बड़े शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी, कवि और पत्रकार थे। ऐसे में स्थानीय स्तर पर यूनिवर्सिटी को लोगों का सपोर्ट है। आजम के कई विरोधी भी यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई नहीं चाहते। चौथी वजह, यूजीसी का समर्थन। एक्सपर्ट कहते हैं यूजीसी
इस मामले में यूनिवर्सिटी का ही साथ देगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी के निर्माण के समय यूजीसी ने मान्यताएं दी थी। 2014 में यूजीसी की एक्सपर्ट कमेटी ने यूनिवर्सिटी की जांच की थी। उस वक्त अपनी रिपोर्ट में बताया था कि यहां फीस काफी कम है, यानी यह यूनिवर्सिटी व्यवसायिक फायदे के लिए नहीं चल रही है। पांचवी वजह कानूनी पेचीदगियां। 2006 में यूनिवर्सिटी निर्माण शुरू हुआ, तब विकास प्राधिकरण नहीं था। इसके बावजूद 38 भवनों के ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया, जबकि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव और दूसरे नेता। इन्होंने कोई सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, और अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन भी गई है तो उसको भी हथौड़ा लेकर के तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं ये लोग। ये नफरत की राजनीति कहां लेकर के पहुंचा देगी। और जब से बीजेपी की सरकार आई है, तब से नफरत की राजनीति और दूसरे लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है, उन्हें कहीं भी न्याय तक नहीं दिला पाई सरकार। समाजवादी पार्टी ने आजम खां जी को ठीक करने के लिए ना तो नक्शा पास किया, सरकार थी तो नक्शा पास कर देना चाहिए था, और जो जमीन सरकारी है उस पर सरकारी धन दे के बिल्डिंग बनवा दिया। आजम खां जी को फंसा दिया कि आगे फिर ये बहुत बोलेंगे तो इनको फंसाएंगे। इस नाते उस घटना के पूरे जिम्मेदार अखिलेश यादव जी हैं। इन्होंने आजम खां को फंसाने के लिए, जब सरकार थी तो आपने उस सरकारी जमीन को यूनिवर्सिटी के नाम क्यों नहीं चेंज किया? तो समाजवादी पार्टी के लोग और छात्रों का साथ लेकर के उस पर भी आंदोलन करना पड़ेगा तो आंदोलन करेंगे, और जवाहर यूनिवर्सिटी को अब बुलडोजर नहीं चलने दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन ने इस्तीफा दिलवाया। अब देश के अलग अलग जगह पर छात्रों के हौसले बुलंद हो गए। उस प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों के हौसले बुलंद है। चंडीगढ़ में छात्र वीसी का इस्तीफा मांग रहे हैं, यूनिवर्सिटी गेट पहुंचे। इस्तीफा चाहिए। देश में विद्यार्थियों ने पेपर लीक में अगर एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा ले लिया तो ये वीसी किस खेत की मूली है? आज इसका इस्तीफा चाहिए, हमें अथॉरिटीज का इस्तीफा चाहिए, एसडीओ का इस्तीफा चाहिए। जो जहां परेशान है वो सिर्फ इस्तीफा ही मांग रहा है। एक और तस्वीर देखिए, जामनगर में एबीवीपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे पेपर लीक के खिलाफ। तो शहर शहर इस्तीफे मांगे जा रहे हैं। कोलकाता लिए चलता हूं। कोलकाता में एसएफआई प्रदर्शन कर रहा था, सड़कों पर उतरा हुआ था। तो सवाल यह है, क्या किसी और प्रदर्शन की भी तैयारी हो रही है? सोशल मीडिया से कोई नया आंदोलन खड़ा करने की तैयारी है कि क्या निकल कर आ रहा है? E20 के खिलाफ क्या आंदोलन होने वाला है? पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का मुद्दा खूब चर्चा में, जिस पर कॉकरोच पार्टी जैसी एक E20 जनता पार्टी बन गई है। विरोध के लिए E20 जनता पार्टी नाम का नया पेज बन गया है। इंस्टाग्राम पर इसके 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और हैंडल पर पोस्ट में कहा जनहित के मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं। उधर सामाजिक कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला ने ऐलान किया
कि 31 जुलाई को इंडिया गेट से संसद मार्ग तक गाड़ी मार्च करेंगे। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल भी रेस में कूद पड़े। केजरीवाल 1 अगस्त को दिल्ली में टाउन हॉल कार्यक्रम करेंगे, जहां उन्होंने लोगों से आने और ऑनलाइन जुड़ने की अपील की है। वहीं 4 अगस्त को एक बड़ा संसद मार्च का ऐलान भी किया है। यह दिल्ली की कई टैक्सी और ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने किया है। इसके अलावा एक और आंदोलन की सुगबुगाहट है, आरक्षण हटाओ आंदोलन। सोशल मीडिया पर आरक्षण हटाओ आंदोलन चल पड़ा है। इसके लिए रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन नाम से इंस्टा पेज बना है, जिसमें 2-3 दिन में 57 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करने लगे। रिपोर्ट के मुताबिक इसे वेदांश त्यागी नाम के एक यूजर ने बनाया है। वेदांश पोर्टफोलियो मैनेजर हैं और निवेश के तरीके बताते हैं। वो अब कॉकरोच पार्टी की तरह आरक्षण पर मुहिम चलाएंगे। दावा है सीजेपी जैसे जंतर मंतर पर प्रदर्शन की प्लानिंग है। सुनिए क्या कह रहे हैं सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास। पता नहीं ये पेट्रोलियम मिनिस्टर कौन है, ये जो कर रहे हैं नितिन गडकरी है या हरदीप पुरी है, ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पावर सेंट्रलाइज हो रहा है। डिस्कशन नहीं हुआ एथेनॉल के पहले, डिस्कशन हुआ था क्या? नहीं हुआ था। अभी तक ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये डिबेट नहीं किया जाता है। एक तरह से सब कुछ थोप दिया जाता है लोगों पे। लोग अपना दिमाग नहीं लगा पा रहे, एमपीज नहीं लगा पा रहे। इससे क्या होगा? पॉलिसी घटिया बनेगा, फिर लोगों को सड़क पे उतरना पड़ेगा। तो आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है, पाकिस्तान में कौन बन गया है जनरल डायर। पीओके में मुनीर का कत्लेआम चल रहा है। पीओके की तस्वीर देखिए जरा, लाशों के अंबार लग गए। इतनी गोली चलाई है पाकिस्तानी आर्मी ने कि लाशों के ढेर लगे। अगली तस्वीर देखिए जरा, यह है गोलीबारी के बाद देखिए भगदड़ मची है। बहुत से लोगों की मौत हुई है। जगह जगह आपको लाशें भी नजर आएंगी। मीरपुर की तस्वीर देखिए, जहां सड़कों पर लाशें। गोली चलने के बाद तस्वीरें विचलित कर सकती, इसलिए हमने धुंधली की है। तको जी इतना मीरपुर अंदर बंदे सरेआम गोलियां मारी ना काफिर, कोई बिल्कुल जरा भी डर खौफ नहीं है। कितना है तको जी इतना मीरपुर अंदर बंदे सरेआम गोलियां मारी ना काफिर। अब आपको दिखाऊं कि कैसे मीरपुर में 50 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। यानी हालात वहां बहुत गंभीर है। केवल चुनाव का बहिष्कार के नाम पर गोलियां चला दी असीम मुनीर ने। ये तस्वीरें देखिए जरा। ओए होए, अब देखिए कैसे प्रदर्शनकारियों का कत्लेआम कर रहे हैं असीम मुनीर। प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी हुई, मीरपुर में गोली चली, जहां प्रदर्शनकारियों पर पाक सेना ने खुलेआम गोली चलाई। इस गोलीबारी में 12 लोगों की मौत हुई है, जबकि 50 लोग घायल हुए। मीरपुर के साथ ही रावलकोट में प्रदर्शनकारियों को गोली मारी गई। यहां सस्ते आटे, बिजली समेत कुछ मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा था। प्रदर्शन में पीओके में होने वाले चुनाव में धांधली पर भी आवाज उठाई थी। हजारों की संख्या में पीओके के कोने कोने से आए प्रदर्शनकारी मौजूद थे। तभी आरोप है कि पाकिस्तानी सेना ने भीड़ पर आंसू गैस के गोले छोड़े। भगदड़ मची, प्रदर्शनकारियों पर सीधे गोली चलानी शुरू कर दी। जिस जगह पर प्रदर्शन हो रहा था वहां 19 लोगों की लाशें बिछ गईं, जबकि पाक सेना की इस गोलीबारी में दर्जनों लोग घायल हुए। प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले संगठन का आरोप है कि स्नाइपर्स ने गोली मारी है और ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने मरने वालों की लिस्ट जारी की है। रावलकोट के अलावा मीरपुर में भी पाकिस्तान सेना ने खुलेआम गोली चलाई है। इसमें 50 से ज्यादा लोग घायल होने की खबर है। जैक ने दावा किया है कि 5 जून से अब तक 70 लोगों को गोली मारी गई है और पाकिस्तानी सरकार ने विरोध दबाने के लिए इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया है। हालांकि इसके बाद भी कई इलाकों में प्रदर्शनकारी पाकिस्तान के खिलाफ डटे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ।
मेरा ख्याल है ऑलरेडी कार्रवाई उनके खिलाफ हो भी रही हैं और होनी चाहिए भी। वो पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान के खिलाफ जो है दुश्मनी का जिस तरह का वो इजहार कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि वो उनका कोई पाकिस्तान के साथ ताल्लुक है। जिस किस्म के अल्फाज वो इस्तेमाल करते हैं, कोई भी शख्स जिसको पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक हो, मोहब्बत हो, वो कश्मीरी हो या कोई भी किसी भी सूबे या किसी पाकिस्तान से के खित्ते का कोई शख्स हो, क्यों ना उसको पाकिस्तान दुश्मनों की सफ में जो है इंक्लूड किया। सोचिए, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये पाकिस्तानी नहीं है। तो आपको बताऊं कि पीओके में आखिर क्यों बवाल हो रहा है, क्यों गोलियां चल रही हैं, लोग क्यों सड़कों पर उतरे हैं। पीओके में प्रदर्शन के पीछे एक बड़ी वजह है चुनाव की धांधली। दावा है पीओके में वही पार्टी जीतती है जिसकी इस्लामाबाद में सरकार होती है, और इसके पीछे की असली वजह है 12 आरक्षित सीटें। ये 12 सीटें कुल 53 सीटों का हिस्सा है जो शरणार्थियों के लिए आरक्षित है। ये जो शरणार्थी हैं पीओके के बाहर लाहौर, कराची जैसे शहरों में रह रहे हैं, और दावा यह है कि इस चुनाव में वोटिंग भी पीओके के बाहर ही होती है। पंजाब और सिंध जैसे शहरों में पंजीकृत शरणार्थी मतदाता वोटिंग करते हैं। इसलिए जो पार्टी है जैक, उसका आरोप है कि ये सीटें कुछ परिवारों तक सीमित हो गई जिन्हें पाक सरकार खुफिया एजेंसी दबाव बनाकर हासिल कर लेती है, और इसकी वजह से पीओके के लोगों की मांगे और आवाज कमजोर हो जाती है। पीओके की कुल 53 सीटों में 8 सीटें महिलाओं और उलेमाओं के लिए आरक्षित हैं, जिन पर पीओके के चुनाव में जीते हुए विधायक ही आपस में मतदान करते हैं। आरोप है कि इसी वजह से 8 सीटें भी पाक सरकार के समर्थन में रहती हैं। कुल मिलाकर पीओके की आम जनता 53 में से 33 सीटों पर वोट करती है, और इन 33 सीटों में फर्जीवाड़ा करके ज्यादातर पाक सरकार समर्थक जीतते हैं। कल पीओके में पहले चरण की 13 सीटों पर वोटिंग हुई और नवाज की पार्टी 9 जीत भी गई उसमें से, जबकि बिलावल भुट्टो की पार्टी पीपीपी के खाते में 4 सीटें आई हैं। पीओके में इस चुनाव को लेकर भी बड़े स्तर पर धांधली के आरोप लगाए जा रहे हैं। 2 अगस्त को दूसरे चरण की वोटिंग होगी मुजफ्फराबाद की 9 सीटों पर। 10 अगस्त को तीसरे चरण में पुंछ डिवीजन में 11 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। भारत ने पीओके में होने वाले चुनाव को अवैध बताते हुए पूरी तरह खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने इसे पीओके पर अवैध कब्जा छिपाने की कोशिश बताया है। सुनिए क्या कुछ कह रहा है विदेश मंत्रालय। जम्मू कश्मीर लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका पूरा भूभाग भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है। वहाँ चल रहे लीपापोती वाले इलेक्शन पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्जा और वहाँ के लोगों का मानव अधिकार का हनन को छिपाने का प्रयास है। जैसा कि हमने पहले भी कहा है, वहाँ चल रहे विरोध पाकिस्तान में दशकों से चल रहे व्यवस्थित आर्थिक शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का नतीजा है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको एक अच्छी खबर बताते हैं कि कैसे देश में रईसों की संख्या बढ़ रही है। भारत में कैसे लोगों के पास पैसा ही पैसा आ रहा है। देश में 4 गुना बढ़ गए अरबपति। खुद इस बात की जानकारी लोकसभा में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दी। रमण की ओर से आज के अनुपूरक कार्यसूची में उनके नाम के सामने सूचीबद्ध प्रत्येक अधिसूचनाओं की प्रतियां सदन के पटरी सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से आज के अनुपूरक कार्यसूची में उनके नाम के सामने सूचीबद्ध प्रत्येक अधिसूचनाओं की प्रतियां सदन के पटरी सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से आज के अनुपूरक कार्यसूची में बताऊं कि कैसे देश में पिछले 5 साल में अरबपतियों की संख्या 4 गुना बढ़ गई है। साल 2021-22 में भारत में कुल 142 अरबपति थे और 2025-26 में बढ़कर 150 से लगभग 576 तक पहुंच गई है संख्या। अब देश में 576 अरबपति। सरकार ने सालाना 100 करोड़ की आय दिखाने वालों की जानकारी दी है। ये पूरी जानकारी लोकसभा में पूछे गए एक सवाल पर दी गई। नीति आयोग के मुताबिक गरीबी का अनुपात 24.85% से 14.96% हो गया, यानी गरीबी कम हो गई है। यह आंकड़ा 2015-16 और 2019-21 के बीच का बताया गया। इस अवधि में लगभग 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। बेरोजगारी दर 2022 के 3.6% से घटकर 2025 में 3.1 हो गई। यह दावा
पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट में सामने आया है। तो यह अच्छी खबर है कि देश में लोग मेहनत से कमा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और अरबपतियों की संख्या बढ़ रही है, गरीबी रेखा से भी लोग ऊपर आ रहे हैं। बहरहाल आज के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।